चलो, फिजिक्स में था ना, कल हो गया था, बल के प्रकार के बारे में हो गया था, बल 4 प्रकार के सब हो गया था ना। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार के, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत चुंबकीय बल बड़ा फॉर्मूला, हाँ, स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल बराबर फॉर्मूला कल हुआ था। कोशिश करेंगे कल वाला भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे तो फिर याद रहेगा। था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और चुंबकीय बल था, बस खाली में Q1 Q2 था, यहाँ पर M1 M2 कर देना है। बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? 10 के पावर 38 गुना होता है। हाँ, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। कल बताया था, सब हो गया था ना। जब कोई कार्य हो रहा है, उसका परिणामी अगर परिणामी बल का मान अगर शून्य आ जाएगा तो कौन सा बल कहलाएगा? क्वेश्चन सुना, जब कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर 2 व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसमें उसका परिणामी अगर शून्य आ जाए तो उसको कौन सा बल कहेंगे? ऑप्शन, हाँ, संतुलित हो जाएगा। अब परिणामी अगर शून्य नहीं आएगा तो हो जाएगा असंतुलित। ना ना, यहाँ से स्टार्ट कल्ले वाला था, इसलिए कल्ले वाला में कुछ अति कर रहे थे। चलिए बताइए, तोरे बताना, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? लोटनी का सीमांत घर्षण बोलते हैं, लोटनी पता है, सीमांत घर्षण होता है। अरे बोलो। ठीक है, पहला नंबर पे आता है स्थैतिक, दूसरा आता है सर्पी और तीसरा आता है लोटनी। हाँ, एकरे उपनाम है, अभी मैं ऑप्शन ध्यान में नहीं आ रहा हम लोग। तो बताइए, बल हो गया 3 प्रकार, घर्षण बल 3 प्रकार के। अब बताइएगा कि स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? नहीं, आगे बताइए। कोई स्थैतिक घर्षण बल, हाँ, सीधा सीधा किसी वस्तु को खींच रहे हैं ना, खिसका रहे हैं, इसको बोलते हैं हम स्थैतिक घर्षण बल। तो इसमें दोनों सतहों के मध्य जो बल लगता है वो घर्षण बल कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल। इसी सतह हो गया, मान लीजिए हम इसी को खींच रहे हैं, तो इस सतह और इसके बीच में जो लग रहा है ना, उसी को कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं? नहीं सर, ना तो फिर तो घूरना हो जाएगा ना, लोटनी चक्का सरकाना, हाँ हो सकता है, वो आनत तल पर कोई वस्तु को हम सरका रहे हैं, जैसे झूला, हाँ हो सकता है, तो आनत आनत, हाँ हाँ, उसी को हम बोल सकते हैं कौन सा? सर्पी घर्षण बल। मतलब खिसकाएंगे तो स्थैतिक, सरकाएंगे तो हो जाएगा आपका सर्पी, और लुढ़काएंगे तो हो जाएगा लोटनी। तीनों को बातें याद रखना ही में, खिसकाना है, सरकाना है, लुढ़काना है, सही रखना। खिसकानेंगे तो स्थैतिक हो जाएगा, फिर सरकाएंगे तो सर्पी हो जाएगा, और लुढ़काएंगे तो लोटनी बल हो जाएगा। ये सब तो घर्षण बल के लाभ और हानि तो सबको मालूम होगा समय। जब अवकेंद्रीय बल जब में कोई वस्तु घूम रहा है, उसमें किसकी दिशा हर वक्त बदलते रहती है? यानी किसका मान हमेशा बदलता रहता है? सीधा सीधा दिशा बदलता है। दिशा ठीक है, बदलता है, और भी कुछ बदलता है? वेग नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलता है। ठीक है नहीं तो वही दिशा, खाली त्वरण की दिशा बदलता है खाली। चलो ठीक है, दिशा। वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं?
अभिकेंद्रीय बल। हाँ ये बोलिए अभिकेंद्रीय बल। अब बताइए अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला बोलो बोलो। MV स्क्वायर बाई आर निकले ना। हाँ mv²/r। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है, तो अभिकेंद्रीय बल में केंद्र बाहर की ओर बल लगाता है कि केंद्र की ओर बल लगाता है? बोलो। अंदर की ओर लगता है। अंदर होगा तब अभिकेंद्रीय, बाहर हो जाएगा तब अपकेंद्रीय हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर ग्रहों के चारों ओर जो कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है किससे प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उसको कौन प्रदान करता है? कौन सा बल? हाँ सोचना है थोड़ा सा बस। बोलो। जैसे कोई चाहे वस्तु किसी के चारों चक्कर लगा रहा है ना, जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी लगा रहा है, तो पृथ्वी के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, या सॉरी सूर्य के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल प्रदान कर देता है? बोलो। अभिकेंद्रीय बल। अंदर खींच रहा है तो अभिकेंद्रीय बल ना। जो भी घूम रहा है एक दूसरे के, ग्रह या उपग्रह किसी के चारों, वो अभिकेंद्रीय बल उसको गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। मौत का कुआं में किस प्रकार का बल काम करता है? अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय? ठीक है, बात कोई कोई कह देता है कि अपकेंद्रीय है। एक छद्म बल का उदाहरण बताइए। सीधा सीधा क्वेश्चन बताइए, छद्म बल किसे कहते हैं? कौन सा बल है इसमें छद्म बल है? मान लीजिए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, तो इनमें कौन छद्म बल है? बोला गया। अब यहाँ पे सीधा जी हम क्वेश्चन देखे हैं जिसको जड़त्वीय बल भी कह सकते हैं। अपकेंद्रीय बल को कहा जाता है। हाँ अपकेंद्रीय को छद्म बल को अपकेंद्रीय बल का। हाँ। तो बताइएगा कि मोड़ पर कार, कोई व्यक्ति कार में बैठा है और अचानक दाईं ओर घूमता है, तो व्यक्ति किधर की ओर घूम जाएगा? यहाँ पे तो विपरीत में कोई बताइए। हाँ तो बाईं ओर। ये किस बल के कारण है? दो को भी बले पड़े हम लोग, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, बताना चक्रीय झूला में कौन सा बल कार्य करता है? चक्रीय झूला में जो बड़ा गुमला वाला होता है ना, वो वाला। हाँ अभिकेंद्रीय है। अभी बोला ठीक है अपकेंद्रीय। बाहर की ओर लगता है ना कि फेंका जाएंगे। अब बताइएगा क्रीम निकालने का मशीन कौन सा बल? हाँ बोला गया अपकेंद्रीय बल। ड्राई क्लीनर में हाँ ठीक है। अब बताइए बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोला। वो तो तू ऐसा ही मात्र बताइए। टॉर्क ना होता है, फोर्स आर्म होता है। हाँ बल गुने बल बाहु, इसको ऐसा ही मात्रा न्यूटन मीटर होता है। इसमें ना बल गुने विस्थापन तो फिर दूसरा हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। बल गुने बल कार्य तो हो सकता है टॉर्क हमको न मालूम। ठीक हाँ ठीक है लिखल है मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है। बल आघूर्ण का एग्जाम्पल बताइए दो तीन में। बोला जाता हो गया। हाँ हम लोग दरवाजा जो खोले वो भी आपका बल आघूर्ण है। इसे हम कम बल लगा के ज्यादा कर सकते हैं। हाँ। आप सोचेंगे कि हम बीच में रख के आराम से घुमा सकते हैं, वही अगर हम ऊपर या अगल बगल करके रखेंगे तो हाँ। तो घरों में गेहूं पिसने वाला जाता हो गया, जो घुमाने के लिए रहता है वो किनारे रहता है आराम से। फिर कुम्हार जो है, कुम्हार का जो चाक होता है उसको भी किनारे दम होता है, परिधि के पास एक छिद्र होता है, वहां से घुमाता है। पानी निकालने वाला हैंड पंप का हत्था भी वही होता है, ऊपर होता है। ये सब किस पर?
तो बल आघूर्ण का। अब बताना बल युग्म किसे कहते हैं, बताओ। बोलो। बल युग्म को कपल लिखा हुआ, कपल। या देखिए बल युग्म जब भी लगता है तो जोड़ा के रूप में लगता है। हमेशा जो होता है वो क्या होता है, पेयर में, मतलब जैसे हम ढक्कन खोल रहे हैं तो उसका जो गुना होता है इस तरह से, हम इस तरह से करते हैं ना, तो दोनों वजह से नलो भी खोल रहे हैं ना, तो वही उसमें दोनों प्रकार का बल लग रहा है। हाँ, एगो विपरीत लगेगा, एगो उल्टा लगेगा। जैसे पानी का नल खोलेंगे तो कौन काम कर रहे हैं, बल युग में। पेन दबा का ढक्कन खोलेंगे तो बल युग। गाड़ी का स्टीयरिंग भी घुमाते हैं इधर में तो चक्का दूसरे विपरीत तरफ घूमता है। चाबी हम लोग ताला खोलते हैं, ये सब ताला को चाबी से खोलना, ये सब कौन सा है, बल युग्म का उदाहरण है। सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, मशीन, सिंपल मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, बोलो। बलागुण ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। ये छिंपला काम करता है। हाँ, सिंपल कोई भी मशीन। अब बताइएगा उत्तोलक, उत्तोलक एक क्या है, सीधा सीधा। हाँ तो मशीन कहिएगा ठीक है, मगर सरल मशीन कहना पड़ेगा। हाँ, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, कौन कौन, आधा हिंदी आधा ठीक है। आलम्ब हो गया, आयास हो गया और भार हो गया। फॉलक्रम हो गया, इफोर्ट हो गया और लोड हो गया। तो बताइएगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उत्तोलक में बिंदु होता है आपका 3 गो, और उत्तोलक भी 3 प्रकार के, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक और तृतीयक है। हाँ चलिए, बाकी तो फिर आ जाए कल है। इसको मार ही देते काला, छोटे उत्तोलक पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए उत्तोलक के सिद्धांत बता दीजिए तो, फॉर्मूला सीधा सीधा दिया हुआ। हाँ ना ना, वो तो दूसरा हो गया। यहाँ सीधा सीधा बोल रहा है कि गुणनफल है दुगो के। उत्तोलक सिद्धांत के लिए फॉर्मूला दिया सुना, वो नहीं है। आयास गुने आयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा, बस ये दिला उत्तोलक सिद्धांत। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन रहता है, फॉलक्रम। प्रथम उत्तोलक में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बता दीजिए। चापा, कैंची तो हो सकता है, गिलास हो गया, ठीक है। प्लास हो गया, शीर्षी हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, डंडे का तराजू हो गया, ये सब आपका हो गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब बताइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, यांत्रिक लाभ है 1 से बड़ा 1 के बराबर ना, ठीक है। 1 के बराबर होता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में तीनों होता है, बराबर भी, बड़ा भी और कम भी, 1 से। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है, बोलो बोलो। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है, लोड रहता है। कैंचिया से ना कचिया काटे वाला, खैनी काटा चाहे अथिया काटी है, कसलिए से। हाँ ठीक है, सोच के रखिए, हम लोग अपने से सोच के। बीच वाला घूमे, जहाँ घूमे वाला है वो फॉलक्रम हो गया, और जहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं वहां पे लोड हो गया, और जहां से हम बल लगा रहे हैं वहां पे इफर्ट हो गया। तो प्रथम श्रेणी हो गया। द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल बता दीजिए। द्वितीय हो जाएगा खैनी काटे का मशीन, शीशो बोलता है, सरौता बोलता है, नींबू निचोड़े की मशीन। हाँ, नींबू निचोड़े की मशीन, सरौता अलग है। सब बीच में काम किया जाता है। ठीक है ना, एक पहिया वाला मशीन आपका द्वितीय में आता है। नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, तंबाकू काटने वाला मशीन हो गया, फिर हो गया कब्जे में घूमने वाला, कब्जा पर घूमने वाला दरवाजा हो गया, ये भी आपका हो गया। ये सब किसका, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है।
हाँ वथिया वाला, हाँ घेनिया वाला ना, हाँ ठीक है। अब इसका यांत्रिक लाभ बता दीजिए द्वितीय श्रेणी को तुल्य का। द्वितीय में थोड़ी आएगा पुल्ली, पुल्ली नीचे रहता है, बीच में पटेटी रहता है, बीच में फलक्रम हो गया, ना ना नीचे में आ जाएगा। नहीं, पलका में नहीं है, ऊपर बीच में नहीं है वो मेन। देखिए फोर्स पर रस्सी हम लोग खींच रहे हैं, पानी तो लोड अच्छा हाँ, बीच में घूम रहा है ना, लोड आगे है, लोड उधर ना है ना, मन लग रहा है अच्छी लग कितना हुआ। तो यहाँ से पानी चाहिए तो लोड तो बाल्टी में हो गया पानी, बीच से वो फलक्रम ना बीच में हो गया। तो ये पहला में है आपका पिलास, कैंची, तराजू, नील कटर, चापाकल, साइकिल का ब्रेक, ये सॉसी सबसे नीचे फोटो दिए हुए ऊपर देखिए कुछ कहाँ है? ये तो चापाकल है, देख लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में हो गया आपका सरौता, खैनी काटने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन और एक पहिया वाला पूरा ढोए वाला गाड़ी। और तृतीय श्रेणी में आ गया चिमटा, किसान का हाथ, बेलचा वाला हाथ, हाँ ये सब हो गया आपका तृतीय श्रेणी में। तो पहला में यांत्रिक लाभ कितना था? पहला में यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से अधिक और 1 से कम था। दूसरा में 1 से सदैव हमें 1 से अधिक होता है। तीसरा में ठीक है, तीसरा में आपका 1 से कम हो जाता है। चलिए तोलक हो गया, करते हैं। रेडियो सक्रिय था ना, बताना है संभारी का एग्जाम्पल बता दीजिए। संभारी का एग्जाम्पल कि कौन कौन से तत्वों के बीच में संभारी का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे हो गया हाइड्रोजन के तीनों में समस्थानिक में होता है, समस्थानिक का गुण प्रदर्शित करता है, तो किसमें संभारी का गुण प्रदर्शित करेगा तो बताओ। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के बीच में आपका संभारी, क्योंकि आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40, पोटेशियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40, और सब पे घटाएंगे तो क्या बराबर है? इसमें क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया, मगर परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? अलग अलग हो गया, तो इसलिए जिसका संभारी कहलाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन में और कार्बन में भी हो सकता है। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 14, और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14, और दोनों का परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। रेडियो सक्रिय में कौन सा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है? मान किस तीन होता है रेडियो सक्रिय में, 3 तत्व निकलता है ना, अल्फा, बीटा और गामा, तो कौन से कण के निकलने से संभारिक बन जाएगा? बोलो। बीटा है, ठीक है, बीटा के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। क्यों संभारिक बनते हैं? क्योंकि एक बीटा के निकलने से किसका मान बदलता है? परमाणु संख्या का या परमाणु द्रव्यमान का? बोलो। परमाणु संख्या के होता है तो कितना बढ़ता है या कितना घटता है, बदलता है तो? ठीक है, परमाणु संख्या अब जब बीटा निकलेगा ना तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस खाली परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाता है। हाँ हाँ, गामा में कोई फर्क नहीं है। अल्फा जब निकलेगा तो 4 गो द्रव्यमान की कमी होता है और 2 गो परमाणु संख्या के कम जाता है। हाँ हाँ, द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे हुआ भी करेगा क्वेश्चन हुआ। हाँ पूछा ना बहुत बार है, बीटा के बस बीटा बढ़ाएगा हाँ परमाणु, हाँ न्यूमेरिकल दे देगा, बोल देगा कि यूरेनियम दिया हुआ यूरेनियम 235, इनमें से 2 गो अल्फा और 1 गो बीटा निकाल दीजिए तो ये कितना माना जाएगा, अब उसी अनुसार से आप निकाल लीजिए। चलिए, जब न्यूट्रॉन समान होते हैं तो क्या कहलाएगा? समन्यूट्रॉनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोटोन। जब इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। सब बता देगा हिंदी, सब हिंदी बता देगा, कहीं न्यूट्रॉन बराबर तो सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बराबर तो सम इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश बताइए। सम इलेक्ट्रॉनिक, अरे सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था और कब किया था? बोलो। हेनरी बैकुरल। कब? 1896। किस देश का वैज्ञानिक था हेनरी बैकुरल? फ्रांस के था। ठीक है। किसने पता लगाया था, पाया था कि यूरेनियम में से खुद ब खुद जो है बहुत सारे किरण निकलते रहते हैं? या सबसे पहले खोज किया, बताया किसने? हाँ, तब चल रहा है वही, तो वही करबे किया। जब पता लगाया तो वही नहीं बताएगा। हेनरी बैकुरल ने बताया था। इसीलिए जब वो किरण की खोज किया था, उस किरण को किस नाम से जानते हैं? बोलो, बोलिए। हेनरी रे। बैकुरल रे, बैकुरल किरण कहा गया। मैडम क्यूरी और उसकी पति प्यूरे क्यूरी ने यूरेनियम से के किस खनिज से, मैंने कहा कि यूरेनियम का जो यूरेनियम जो है वो पीच यूरेनियम से 4 गुना पीच ब्लेंड ज्यादा अधिक सक्रिय होता है। ये खोज किया था मैडम क्यूरी और उसके पति ने। कब किया था? 1902 में है। 1902 में मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड यूरेनियम की अपेक्षा 4 गुना अधिक रेडियो सक्रिय है। पिच ब्लेंड से रेडियम की खोज कब किया गया? 1903 में। पिच ब्लेंड से रेडियम की खोज किया गया 1903 में। पिच ब्लेंड किसका है इसका? यूरेनियम का। कार्नेटाइट किसका है इसके, बताओ। कार्नेटाइट यूरेनियम का ही है। चलिए, रेडियो सक्रियता कितने प्रकार के होते हैं? बोला। 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। बताइए रेडियो सक्रिय, जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो स्वतः विखंडित होते हैं कि किसी के द्वारा विखंडित किए जाते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, स्वतः होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे रेडियम से हो गया थोरियम, थोरियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से फिर थोरियम में बदल जाता है। इस तरह से क्या होते रहता है हमेशा। यूरेनियम को थोरियम में बदल अति करेगा, फिर थोरियम को प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम को फिर थोरियम में। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये जो नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया था? जो 3 प्रकार की किरण निकलता है ना, ये जो नाम दिया गया अल्फा बीटा गामा, ये कौन दिया था ना? रदरफोर्ड। तो बैकुरल किरण कहा था, वो खोजा था तो बैकुरल किरण कहलाया। और अल्फा बीटा गामा जो दिया गया ना, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बताइएगा, अल्फा किरण का जो वेग वेग होता है वो प्रकाश के वेग से कितना गुना होता है? बोला। बटा में है। हाँ, बटा में 1/10 होता है। नहीं, आराम से पढ़बो ना, आराम से एकदम सोच समझ के 2 बार 3 बार देले है। अपना सी थोड़ा मात्रा में दिले है, कुछ एक्स्ट्रा देल ही नहीं है। बस अब बस खाली ऑब्जेक्टिव में ढाल डाल ले। इसको कोई 1 लाइन बना लेता ना तब ज्यादा मजा देता। इसको जो क्वेश्चन दिले ना उसका 1 लाइन बना देता, लिख के कॉपी पे क्वेश्चन और आंसर, तो ज्यादा बेटर हो जाता। बीटा किरण का जो द्रव्यमान होता है, तो देगा बीटा किरण का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है?
1830 है तो कितना कैसे? 1/1800 हम्म? अरे सब पता न दवाई 1835 बोला 1/1840। हाँ। 1836 होता है। हाँ एक्यूरेट 1836 होता है। चलिए बताइएगा, प्रकाश का वेग का कितना गुना होता है बीटा के? वेग का कितना गुना होता है बीटा किरण का? 9/10 गुना। 1/10 अल्फा बीटा गामा में से कौन सा किरण उदासीन होता है? गामा। बताइए इसमें गामा किरण, हाँ तो उसका वेधन क्षमता ज्यादा है। तो बताइए कौन सा किरण धनात्मक होता है चीजों में? धनात्मक, धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा उदासीन होता है। ये तीनों में से किसका मान बराबर होता है प्रकाश के वेग का? अल्फा का तो बता ही दिए थे 1/10, बीटा के बता दिए 9/10, तो गामा का हो जाएगा प्रकाश के वेग का बराबर होता है गामा रे का। इसमें बताइएगा आयनन क्षमता किसके पास ज्यादा होता है? आयन क्षमता बता रहे उल्टा हो जाता है। वेधन क्षमता अल्फा बीटा गामा है, बीटा का होगा, अल्फा होना चाहिए। ठीक है, अल्फा का आयनन क्षमता ज्यादा, दूसरा स्थान पे बीटा का आयनन क्षमता दूसरा स्थान पे, और सबसे लास्ट में गामा। अब वेधन क्षमता में चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, सबसे ज्यादा गामा की वेधन क्षमता, फिर बीटा का और सबसे कम अल्फा का। रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं या अस्थायी? ठीक है, अस्थायी होते हैं। रेडियो सक्रिय में परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अल्फा परिवर्तन होता है, दूसरा बीटा परिवर्तन होता है। अब वही आ गया कि किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा निकल जाने से परमाणु द्रव्यमान में और परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है? अभी बताएं, बोलो अंतर कितना होता है? जैसे एक बढ़ जाता है, बोलो कुर्सी बढ़ता है, क्या बोलो। 4 के कमी मास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, परमाणु संख्या में द्रव्यमान संख्या में 4 गो कम हो जाता है और परमाणु संख्या भी 2 गो कम हो जाता है अगर एक अल्फा निकालते हैं। जैसे मान लें कि हम रेडियम के परमाणु द्रव्यमान 226 है और इसका परमाणु संख्या 88 है। जब हम एक गो अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या 88 से कितना घट हो जाएगा? 86, और 226 इसका था परमाणु द्रव्यमान, घट कर जाएगा 222। परमाणु संख्या कहेगा तो 2 घटेगा, द्रव्यमान में से 4 कम हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 कम हो जाएगा। अब हो गया कि बीटा में क्या होता है, अगर एक बीटा निकलेगा तो किसमें परिवर्तन होता है? सिर्फ परमाणु संख्या में वृद्धि होता है। बीटा के में होगा तब परमाणु संख्या में वृद्धि होगा, और अल्फा होगा तो दोनों कमी होगा, दोनों द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु संख्या में 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डालता है कि जब अल्फा किरण के उत्सर्जन होता है तो आवर्त सारणी में कितने स्थान बदल जाते हैं, और बाई जाता है कि दाई जाता है? दाएं से बाएं जाता है। इसे हम एक अल्फा निकाले कोई तत्व में से, तो एक अल्फा निकाले तो उसको किधर घसकेगा? बाएं घसकेगा, दाएं घसकेगा, कितना घसकेगा ये बताना है। एक अल्फा निकालेंगे तो कितना परमाणु संख्या निकलेगा? 2 गो, तो कितना पीछे जाएगा? बाएं 2 गो जाएगा, कितना जाएगा? और एक बीटा निकालेंगे तो एक बढ़ेगा ना, तो किधर बढ़ेगा? दाएं बढ़ेगा, कितना स्थान बढ़ेगा? तो एक परमाणु संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे मान परमाणु संख्या कोई क्या 10 और निकाल लिए एक अल्फा, 10 में से 2 घट जाएगा परमाणु संख्या, तो हो जाएगा कितना? 8। तो 2 स्टेप कहाँ जाएगा? पीछे बाएं। और एक बीटा निकाल रहे हैं
तो एक परमाणु संख्या क्या हो रहा है, वृद्धि। तो 10 से 1 हो जाएगा 11, तो बाएं से किधर जाएगा, दाएं, एक स्थान आगे जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, हम पहले नहीं समझते थे, आज जब इसको हम थोड़ा आराम से पढ़े हैं। अब बताइएगा पोलोनियम के अर्ध आयु काल कितना समय होता है, बताओ पोलोनियम का समय बताइए, अर्ध आयु काल पोलोनियम का बता ना। ना, समय बताना कितना सेकंड में अर्ध का आयु आधा समय भाग जाता है। 10⁻⁻4 सेकंड में इसका अर्ध आयु काल है। पोलोनियम का अर्ध आयु काल कितना है, तो बटन करके फॉर्मूला का दे। वो फॉर्मूला है आपका, वो है औसत आयु बराबर फॉर्मूला होता है आपका, अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा लेमडा। और यूरेनियम का अर्ध आयु काल कितना होता है, कोई बता, 4.5 गुने 10⁻9 वर्ष। तब ना ये एक छोटा सा भी जो होता है वो पूरे एक बिहार के लिए बिजली पैदा कर सकता है। क्या रेडियो सक्रिय किसी रेडियो सक्रिय का पदार्थ का अर्ध आयु काल किस पर निर्भर नहीं करता है, हाँ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। रेडियो सक्रिय का जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए वो कल समस्थानिक फिर पढ़ रह जाएगा है? 2-3 बार पढ़ता तो जरूर था। चलिए विभाजन था ना, कल लेके बता दीजिएगा कल हुआ था कुछ। राजधानी के में बताइएगा, राजधानी के चारों ओर एक अर्ध पारगमय झिल्ली पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कल हुआ था, कोई बताइए। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। राजधानी के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। बताइएगा कि हरित लवक में वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है, वर्णक के रूप में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अलावा भी 2 और वर्णक पाया जाता है, उसका नाम बताइए। वो तो तत्व में पाया जाता है ना, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। हाँ, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जेंथोफिल। तो 3 गो होता है, वो क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया और जेंथोफिल हो गया। तो कैरोटीन के कारण होता है आपका रंग पीला पत्ती का, और इसका जेंथोफिल के कारण कुछ रेडिएशन से बच जाता है, शायद पूरा कंफर्मेशन नहीं, मगर हमको लगता है कहीं पढ़े हैं। और आइए को तो पढ़ नहीं, तो आपका पत्ती का रंग हरा करवे करता है। अब बताइएगा टोनोप्लास्ट हो गया। तारकाय में 2 सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, रचना पाए जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि जो हम पढ़े हैं उसको हम घरे एक बार फिर जाके पढ़ लें। उसको सेंट्रियोल कहते हैं, कल वाला में है। यही सेंट्रियोल जो है ना, जाके सब में प्रचलन अंग, एक कोशिकीय जीव में सिलिया और फ्लैजेल्ला का प्रचलन अंग का निर्माण करता है। हाँ, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक के झिल्ली पाया जाता है। अब बताइए केंद्रक के में महीन धागे जैसी एक रचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में महीन धागे जैसी जाले जैसी एक रचना पाई जाती है, उस रचना को क्या कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है, क्रोमेटिन जालिका। अभी क्रोमेटिन जालिका किसका बना होता है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन जालिका किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, कल ही वाला भी चल रहा है, सब रिवीजन कर दे रहे हैं, टाइम है तो फिर का जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को या डीएनए की इकाई को भी कहेंगे जीन। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को। और अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहते हैं, गुण सूत्र को कहा जाता है। का है वो, का है तुरा इतना, अरे बगल में वो थी ना, है बगल में है वो थी, सहजन का पेड़ है, ऊपट्टी सब आ जा रहा है। और दवाई लावे आज लाए थे, मशीन नहीं मिला छिटने के लिए। चलिए, तो अनुवांशिक पदार्थ बोलेगा तो डीएनए, अनुवांशिक गुणों का वाहक बोलेगा तो गुण सूत्र, अनुवांशिक इकाई बोलेगा या क्रियात्मक खंड बोलेगा तो जीन।
और सारा इंफॉर्मेशन यही जीन पर रहता है। यही कोई एगो जीन निकाल लेंगे, कोई का जीन, जैसे मान लीजिए कि आंख वाला जीन है और आंख वाला हम जीन निकाल ले तो उस आदमी में आंख का जीन नहीं बनेगा, जैसे कि आंख नहीं बन पाएगा। सारा इंफॉर्मेशन जैसे किस होता है, फोटोकॉपी बच्चा में जा रहा है, सेक्सुअल के बाद अथी में फर्टिलाइजेशन में जो होता है आपका पूरा पहले क्या जाता है, फोटोकॉपी जाता है बच्चा में, धीरे 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 वो जो फोटोकॉपी गया ना वही फोटोकॉपी जाता है। सीधा सीधा समझे ना। पहले हम लोग देहाती भाषा में करेला कितना होता था, एक ज्यादा बड़ा होता था देहाती में हम लोग के जब घरेलू होता था। आज करेला कितना बड़ा हो रहा है, क्या किया गया है, लौका वाला जीन लंबाई वाला निकाल के करेला में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया गया, बाकी तो उड़ा गया वही, और लंबाई किसका वाला आ गया। कद्दू गोल है, पहले गोल देखे थे अपने याद में, इधर देखे हुए कद्दू, वो भी क्या किया गया, कोहरा वोहरा में से निकाल गए और इसमें लौका वाला में। हाँ तो और क्या है, कल बहुत सारा चीज में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ तो बहुत सारा चीज किया गया। हाँ बहुत बड़ा बड़ा गन्ना मोटा हो जाता है ना, देहाती में देखेगा तो पतला रहेगा, अब बहुत एगो बड़ा बड़ा मोटा आता है लाठी की तरह। ये सब जीन के कमाल है। नहीं देखते हैं कि हम लोग जो भी बच्चा जो गाय भैंस का जो अथी देते हैं उसी में तो वही टाइप है ना, ना ना प्रजाति वो अलग है। चलिए, गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं, 3, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड। आप ये बताइएगा ना वो सूत्री समसूत्री तो कोशिका विभाजन में 3 प्रकार के होता है। ये गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। हम लोग जो गुणसूत्र होता है ना क्रोमोसोम उसका, तो बताइएगा कि गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सब करने वाला। गलती करते हैं आप लोग का, आज हो गया ना तो उसको रिवाइज जाके नहीं करते, रिवाइज एक बार कर लीजिए। गुणसूत्र के बाहरी आवरण को पेलिकल कहा जाता है और पेलिकल से घिरे हुए आवरण को मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में ही जो होता है ना बहुत सारे धागे जैसे रचना पाया जाता है उसे क्रोमेटिड कहते हैं। तो गुणसूत्र के बाहरी आवरण को पेलिकल और पेलिकल से घिरे हुए आवरण को मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में धागे जैसी रचना पाई जाती है उसे क्रोमेटिड्स। यही क्रोमेटिड्स किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कल ये सब इसलिए दोबारा जाइएगा, बताइएगा गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। मान लीजिए कि गुणसूत्र है, इसके शीर्ष भाग को क्या कहेंगे, टेलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या कहेंगे, टेलोमियर। अब बताइएगा टमाटर में गुणसूत्र की संख्या 24 गो, मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 गो। हाँ ड्रोसोफिल्ला एगो है, पौधा आता है। हाँ ड्रोसोफिल्ला जो कीट पर अथी है, कीट खाता है, मांसाहारी पौधा है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना है, 8। पर क्या ये सुन लीजिए, आज बार सुना देते हैं। जब एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, समजात। क्या कहेंगे, समजात, होमोलोगस कहते हैं। हाँ जैसे होता है ना ऑटोसोम ऑलोसोम, 44 जोड़ा होता है ऑटोसोम, 22 जोड़ा ऑटोसोम और 1 जोड़ा होता है आपका ऑलोसोम। तो वो एक ऑटोसोम क्या करता है, शरीर का निर्माण। जो 22 जोड़ा वो क्या करता है, फोटोकॉपी चला गया बच्चा में, वो पूरा बॉडी क्या करेगा, पूरा होल बॉडी बना देगा। बाकी जो एक गया X और Y, अब वो बच्चा का निर्धारण करेगा कि लड़का या लड़की। इसीलिए इसको बोलते हैं, बताइएगा लिंग सेक्स हार्मोन की संख्या, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या गो है, 2 गो, जिसको लिंग हार्मोन भी कहते, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे लिंग गुणसूत्र और इंग्लिश बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो 2 गो होता है X और Y, वही बताता है कि लड़का होगा या लड़की। सबसे पहले कोशिका विभाजन किसने देखा और कब देखा, बोला। हाँ विर्चो देखा था, कब देखा था, ये आ गया आज वाला में क्वेश्चन है, 1855 में। हाँ सबसे पहले कोशिका विभाजन किसने देखा, कोशिका खोज किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में, कोशिका खाली खोजा था। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा, तो विर्चो 1855 में। ये बोला था कि जो
नवीन कोशिका का जन्म जो होता है ना, वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है, ये बोला था। और कोशिका सिद्धांत में भी यही बात कहा गया है पहला, कि जो नया कोशिका जो बनता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही बनता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। एमिटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस होता है। और से हो गया, ए से एमिटोसिस, समसूत्री को हो जाता है आपका मीटोसिस, और मिटोसिस ना, मिटोसिस है, हाँ, समसूत्री में मिटोसिस, और अर्धसूत्री में मियोसिस कहते हैं। हाँ, देख लेते हैं, मियोसिस है ना। मियोसिस है। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब बताइएगा, असूत्री विभाजन किसमें देखने को मिलता है? जितने भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल जो होता है, उसमें कौन सा असूत्री विभाजन? कौन? एमिटोसिस। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है, बायोलॉजिकल टर्म में इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है। ए से हो गया तो ए से क्या बन गया? एमिटोसिस। और समसूत्री में आ गया मीटोसिस, और असूत्री में आ गया मियोसिस। और यही जो असूत्री विभाजन होता है ना, यह प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? पहले कोची बढ़ता है इसमें, पहले उसमें जैसे कोशिका एगो है, उसमें सबसे पहले क्या बटेगा? हाँ, केंद्रक सबसे पहले विभाजन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहते हैं। प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, पहले केंद्रक का धीरे धीरे लंबा होगा, बीच में पतला होगा, फिर 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो 2 भाग में बटेगा तो पूरा जो एक बार जितना अंग में था ना कोशिका में, वो में इतना ही रहता है। माइटोसिस शब्द किसने दिया था और कब दिया था? कल्ले से याद रखिए, एक एक करके पूछेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, याद होता है सबको कम से कम। हाँ, 1882 में बोला था, बताया था, दिया था फ्लेमिंग द्वारा, वाल्टर फ्लेमिंग। 1882 में आरपीएफ की स्थापना भी हुआ है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी हुआ, स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी हुआ 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। बताइएगा, समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? हाँ, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। हाँ, समसूत्री में एक मदर सेल से 2 गो। हाँ, बताइएगा, समसूत्री विभाजन कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में बांटा गया। पहले आता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर हो जाता है ना, टेलोफेज तो लास्ट में होना चाहिए। मेटाफेज होता है, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज। पहला इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद हो गया एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। सॉरी, मेटा मतलब मध्य, याद रखिए, मेटा मतलब मध्य में, मध्य के बाद पहले हो गया कौन चीज? हाँ, एनाफेज और टेलोफेज। उधर में हो गया एनाफेज और टेलोफेज, और शुरुआत में आ गया कौन? इंटरफेज और प्रोफेज। तो पहला इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 गो अवस्थाएं होती है इसमें समसूत्री विभाजन में। अब इसमें से क्वेश्चन क्या निकल, हाँ ना, सब वही दिले हैं। अब इसको हिंदी में देखिए, इंटरफेज को बोलता है विश्रामावस्था। बस एक में एक में दे लिया खाली, बस बाकी में सब इंग्लिश से नाम दिले हुआ, और कोई में नाम है नहीं दिया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे निकालेगा, सुनिएगा। बोलेगा कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में जो गुणसूत्र नहीं दिखाई देते हैं? पहिलका में नहीं दिखाया गया, इंटरफेज में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसमें जल योजित होता है, माने जल में डूबल रहता है। हाँ, इंटरफेज अवस्था में गुणसूत्र नहीं दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र पर दाना जैसा, बोलेगा कि दाना जैसा रचना पाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोमियर। इस किस अवस्था में होता है? तो दूसरा अवस्था कौन था? प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था।
अब इसी में जो होता है ना, गुण सूत्र को जोड़ने का वो बताए थे कल है, गुण सूत्र को जोड़ने में और तोड़ने में, और गुण सूत्र को बड़ा होने या मोटा होने में नियंत्रित कौन करता है? सेंट्रोमियर बताए थे कल। सेंट्रोमियर क्या करता है? गुण सूत्र को क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, विभाजन करता है। ये किसके कारण? सेंट्रोमियर। कौन सी अवस्था में है? तो प्रोफेज अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। और इसी में कोशिका विभाजित होकर दोनों ध्रुव की ओर चला जाता है, दो भाग में बटा, धीरे धीरे किधर के घुसकेगा? दोनों ध्रुव के बीच में, माने वो गोल हो गया, गोलवा में से क्या होता है? फिर धीरे धीरे अपना अपना स्थान पर पूरा जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तीसरा अवस्था आता है, अब इसमें इसी में है कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण। स्प्लेंडर फाइबर में जो रेशा होता है, धागा ना, इसको हिंदी में बोलते हैं तरकू धागा। तरकू धागा, तो तरकू धागा नहीं देगा, देगा स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में होता है? तो प्रोफेज अवस्था में। तो पहला में था जलयोजित था, दूसरा था गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। इसमें था गुणसूत्र में दिखता है, इसके गुणसूत्र में दिखता है, ध्रुव की ओर चला जाता है बट के। दूसरा होता है गुणसूत्र को जोड़ने, तोड़ने और विभाजन करने में सहायता करता है। और तीसरा है स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। अब आते हैं मेटाफेज अवस्था। तो बीच वाला अवस्था कौन होता है? मेटाफेज, मध्य में आ जाता है। अब बोलेगा कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण तो हो गया, मगर स्प्लेंडर फाइबर जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित किस अवस्था में होगा? मेटाफेज अवस्था में। बना किसमें? प्रोफेज अवस्था में। और पूर्ण रूप से विकसित हो गया किसमें? मेटाफेज अवस्था में। अब गुण सूत्र और अपने सेंट्रोमियर माने स्प्लेंडर फाइबर से किस अवस्था में जुड़ जाएगा? तो मेटाफेज अवस्था में। इसमें ही दुगो याद रखना है कि स्प्लेंडर फाइबर का पूर्ण रूप से विकास किस अवस्था में? मेटाफेज। और गुण सूत्र सेंट्रोमियर जुड़ता किस अवस्था में? तो मेटाफेज अवस्था में। अब लास्ट में आते हैं सबसे छोटी अवस्था कौन होता है इसका? एनाफेज। बोलेगा कि समसूत्री विभाजन के कौन सा अवस्था सबसे छोटा होता है? 2 से 3 मिनट में हो जाता है एनाफेज। अब एनाफेज में बताइए, एनाफेज में गुण सूत्र का आकार कैसा हो जाता है? भी या यू आकार का हो जाता है। भी या यू आकार के। तो बोलेगा कि भी गुण सूत्र का आकार भी या यू आकार के किस अवस्था में हो जाएगा? तो एनाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? हाँ। अब बच गया लास्ट में टेलोफेज अवस्था में। अब इसमें से क्या होता है? पूरा खिसक जाता है, दोनों अपने पूरा ध्रुव पर पहुंच जाता है, फिर नया संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है, पूरी तरह से दो भाग में बट के एक दो कोशिका बन जाता है। ये था तुम हम लोग को तो जी समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं। अब एक और है, क्वेश्चन बहुत जगह नहीं मिलता हुआ, और ध्यान से तो पढ़ लेना होगा। केंद्रक के विभाजन की अध्ययन को क्या कहते हैं? या केंद्र में जब विभाजन होता है इस अवस्था को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये जो साइटोकाइनेसिस की अवस्था होती है कोशिका द्रव में, 5 अवस्था में कहाँ शुरू होता है? तो सबसे छोटा अवस्था कौन था? एनाफेज। तो एनाफेज में ही जो है किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव में इसका किसका? केंद्रक का विभाजन होता है। कहाँ से उड़ गया ये कितना यार? अब हम लोग को पढ़ना है, तीसरा आ गया अर्धसूत्री विभाजन। बताइए अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वीजमैन किया था। किसने किया था? वीजमैन। खोजा था वीजमैन, मतलब नामकरण मियोसिस दिया था कोई और। कौन दिया था? उसमें खोजा था वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन मिटोसिस शब्द दिया था, मियोसिस शब्द दिया फार्मर और मूरे। फार्मर और मूरे। मियोसिस नाम दिया किसने? फार्मर और मूरे। 1905 अवस्था में, 1905 ईस्वी में। कौन सा विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। सीधा सीधा छोटी तुरंते में, अब वो सब 5-5 का अवस्था चल रहा है, वो 4-4 का अवस्था चल रहा है, इनमें कोई चीज है तुरंत हो जाता है।
इसलिए न्यूनकारी कोशिका विभाजन किस विभाजन को कहते हैं? तो अर्धसूत्री। इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने प्रकार के विभाजन होता है? नहीं सर, वो अलग होता है, वो अलग व्यवस्था है, वो पढ़ेंगे आगे, वो आगे बताएंगे। वो जब पढ़ेंगे ना कि जब दूब अवस्था होता है ना, अब दो अवस्था में बांटेंगे तब फिर होता है वो 5 युग में। ये पहले 2 अवस्था में बढ़ता है। एक होता है पहला विषम रूपी विभाजन, और एक होता है समरूपी विभाजन। बोलेगा अर्धसूत्री विभाजन में कितने प्रकार के? पहले विभाजन 2 प्रकार के, विषम और सम। अब जो है ना विषम रूपी को बांटेंगे तो कितनी बार समय? 5। 5 नहीं, 5 से ज्यादा, हाँ 5 ही दे रहा, ठीक है। चलो अब हम लोग के कल रहेगा इसके 5 अवस्था के बारे में। वो अलग, वो तो जनन, हाँ वो जनन है, वो जनन के, हाँ ठीक है ठीक है। बोला कि अलैंगिक में जो आपका हो जाता है कौन? असूत्री विभाजन। हाँ हम लोग में होता है दोनों, अधिक कुछ समसूत्री भी और अर्धसूत्री भी। इस शरीर में कट फट टूट गया तो जितना कोशिका मरा है ना उतना ही कोशिका, सम का मतलब कुछ होता है बराबर, जितना कोशिका मरा उतना ही। मान लीजिए यहाँ से मांस कट गया, उतना ही ना मांस आता है कि ज्यादा आ जाएगा? उतना ही होता है। कल तो एसपीडी पूछा लिया कि ना पूछा है तो लगता है कि ना। चलिए बताइएगा, दूसरा पार्ट है क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान का। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर है, राजस्थान। मुरादाबाद किस बर्तन के लिए फेमस है? हाँ लाइन से चले जाओ। पीतल के। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? बुला के छोड़ दो उसको, चले दो आराम से, ध्यान इधर रखो। आगे अहमदाबाद है। याद ना ले यार तो बंद कर दें, कोई फायदा नहीं। याद कर ले कि ना। ठीक है आए, चलो कल फिर कुछ। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है ये। हाँ चलिए रह दीजिए, कल याद कीजिएगा।